हेलो एंड नमस्कार। मेरा नाम समृद्धि मिश्रा है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे प्लेटफॉर्म लीगल सरोमा दी एरोमेटिक वर्ल्ड ऑफ लॉ में। तो जैसा कि आपको पता है, हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम को पढ़ रहे हैं। सेक्शन बाय सेक्शन में डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ आपको, और साथ ही हम अपने प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को फोकस करते हुए इस पूरे एक्ट को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको पता होगा, जब हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ रहे हैं तो इसमें कुल 4 पार्ट दिए गए हैं। जी हाँ, इसमें 4 पार्ट हैं, 12 चैप्टर्स हैं और 170 सेक्शंस हैं। तो जब हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करने के बाद हमें मिला हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम। किस तारीख को मिला ये? तो ये हमें 1 जुलाई 2024 को मिला। इसको प्रेसिडेंट साहिबा की एसेंट कब मिली? तो 25 दिसंबर 2023 को इसे प्रेसिडेंट साहिबा की एसेंट मिली थी। इस पूरे एक्ट में 170 सेक्शन हैं, 12 चैप्टर हैं और 4 पार्ट हैं। 4 पार्ट में से एक पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, जहाँ पे चैप्टर नंबर 1 बात करता था प्रिलिमिनरी के बारे में, जहाँ हमने सेक्शन नंबर 1 और 2 को बहुत अच्छे से पढ़ा था। 2 में जब हम मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ को पढ़ रहे थे तो मैंने उसको लिंक किया था सेक्शन 51, 52 और 53 से। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि देख लीजिएगा, क्योंकि ये सब कुछ एक कंटिन्यूटी में चल रहा है, और अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी हैं तो ये लेक्चर आपको समझ में भी नहीं आएगा। आज की इस क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 2 के बारे में। पार्ट नंबर 2 हमने प्रीवियस क्लास में शुरू कर दिया था, जहां हम लोगों ने सेक्शन नंबर 3 पे बहुत ही डिटेल डिस्कशन किया था। सेक्शन नंबर 3 क्या बोलता है? कहता है कि देखो, कोर्ट में आलतू फालतू बातें करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप कोर्ट में एविडेंस लेकर आते हैं तो ध्यान में रखिएगा कि हमेशा फैक्ट एंड इशू और रिलेवेंट फैक्ट का ही एविडेंस आपको कोर्ट में प्रेजेंट करना है, क्योंकि कोर्ट का भी समय कीमती है और आप इधर उधर की एविडेंसेस लेकर आएंगे अगर, तो कोर्ट का समय नष्ट होगा। तो सवाल ये उठा कि सिर्फ और सिर्फ रिलेवेंट फैक्ट और फैक्ट एंड इशू के ही रिगार्डिंग अगर हम एविडेंसेस देंगे, मतलब उसके एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस को एस्टैब्लिश करने के लिए ही अगर हम एविडेंसेस देंगे, तो बाकी जो फैक्ट हैं, जो फैक्ट एंड इशू से कनेक्टेड होते हैं, उनका क्या? देखो, फैक्ट एंड इशू को मैंने बहुत अच्छे से समझाया था 2G में जब हम लोग एक्सप्लेन कर रहे थे, और 2 के बात करता है रेलेवेंट फैक्ट की। तो फैक्ट एंड इशू मेन फैक्ट कहलाता है, या आप उसको डिस्प्यूटेड फैक्ट कह सकते हो, या आप उसको प्रिंसिपल फैक्ट कह सकते हो, आप इसे फैक्ट एंड इशू भी कह सकते हो। ठीक है। और वहीं जब हम बात करते हैं 2K में रेलेवेंट की, तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं रेलेवेंट फैक्ट के बारे में, तो वो कौन होता है? वो सपोर्टिव फैक्ट कहलाता है, जो किसे सपोर्ट कर रहा होता है? फैक्ट एंड इशू को सपोर्ट कर रहा होता है, या हम कह सकते हैं प्रिंसिपल फैक्ट को सपोर्ट कर रहा होता है। आशा करती हूँ यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपको। इसके बाद जब हम लोगों ने बात किया, तो अब बात होती है कि सिर्फ अगर रिलेवेंट फैक्ट और फैक्ट एंड इशू ही इम्पॉर्टेंट है, तो बाकी फैक्ट्स का क्या होगा? जो क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स हैं उनका क्या? तो सेक्शन नंबर 4 बोलता है घबराओ मत, हमारे पास सेक्शन नंबर 4 है जहाँ पे हम बात करेंगे क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट के बारे में। तो जब हम सेक्शन नंबर 4 से 14 पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। इस पूरी श्रृंखला में हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 4 से, जहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे रेस गेस्टे के प्रिंसिपल को। आपको पता ही होगा, थिंग्स सेड और डन इन द कोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन, उसी को हम रेस गेस्टे बोलते हैं। अगर आप इसके मार्जिनल नोट को पढ़ेंगे तो बहुत क्लियरली लिखा है, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। तो मतलब कोई ऐसे फैक्ट जो सेम ट्रांजैक्शन को बना रहे हैं, उसका पार्ट हो, तो उनको भी हम रेलेवेंट मानते हैं, वो फैक्ट भी रेलेवेंट है। सेक्शन नंबर 5 में हम लोग पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन के बारे में। अब इसको इंडक्शन क्यों कहते हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। तो इसको याद करने के लिए सबसे अच्छी ट्रिक क्या है? हमें पढ़ना पड़ेगा CEO स्टॉप। इतना बस याद रखना। C से आ जाता है आपका कॉज, E से आता है इफेक्ट, O से आता है ओकेजन, ST से हम स्टेट ऑफ थिंग्स पढ़ते हैं, और OP से हम अपॉर्चुनिटी के बारे में याद करते हैं। जब हम सेक्शन नंबर 6 पढ़ते हैं तो याद रखिएगा 6 to 12th और 11-12 जब आप कर रहे थे तो आपको PCM और PCB में चॉइस करना होता था। तो जब हम PCM पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? प्रिपरेशन, कंडक्ट और
मोटिव के बारे में। यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं लगाना है। फिर जब हम नेक्स्ट क्लास में बढ़ते हैं तो कहते हैं कि भाई यहाँ तक सेक्शन तो आपने अच्छे से याद कर लिया, बाकी सेक्शंस का क्या? तो बाकी सेक्शंस में आपका सेक्शन नंबर 7 में आता है TIP, जिसे हम क्या बोलते हैं? टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के नाम से जानते हैं। सेक्शन नंबर 8 भी बहुत अच्छा है। ये कहता है ठीक है तुम लोगों ने अपने लिए कीवर्ड निकाला है, पर ध्यान रखना मैं जो है प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी पे बेस्ड हूँ। अब इस सेक्शन में हम दो कौन से मार्जिनल नोट में कौन से हाईलाइटेड वर्ड पढ़ते हैं? तो यहाँ हम पढ़ते हैं कॉन्स्पिरेटर के बारे में और कॉमन डिज़ाइन के बारे में। जब सेक्शन नंबर 9 पिक्चर में आता है तो यहाँ हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने कहा भाई हमारे ऊपर तो पूरी पूरी मूवी बनी है, और ये आता है प्ली ऑफ एलिबाई कहलाता है, जहाँ जिस पे आपने दृश्यम मूवी देखी होगी, तो उसको कई बार कोट किया जाता है इस टॉपिक के रिगार्डिंग। जब हम सेक्शन नंबर 10 पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या बात हो रही है? यहाँ अमाउंट ऑफ डैमेजेस की बात होती है। जब हम 11 पढ़ते हैं तो यहाँ राइट्स एंड कस्टम की बात होती है। फिर जब हम लोग सेक्शन नंबर 12 पे जाते हैं तो सेक्शन नंबर 12 में लिखा हुआ क्या मिलता है हमें? स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी और बॉडीली इंजरी के बारे में। सेक्शन नंबर जब 13 हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या पढ़ते हैं हम लोग? यहाँ एक्सीडेंटल और इंटेंशनल के वर्ड्स पढ़ते हैं। पूरा सेक्शन हम डिटेल में डील करेंगे, पर ये बस मार्जिनल नोट है। और फिर लास्ट आता है कोर्स ऑफ बिजनेस। तो ये सारे जो फैक्ट्स होते हैं ना, ये सारे फैक्ट्स क्या कहलाते हैं? इन फैक्ट्स को हम बोलते हैं क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स। तो इस पे पूरी की पूरी चर्चा होने वाली है। हम लोग शुरुआत करेंगे आज रेस गेस्टे से। तो जब रेस गेस्टे पढ़ रहे हैं तो ध्यान में रखने वाली बात यह है कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक वर्ड यूज़ किया जिसका मतलब उसका मीनिंग भी लिख लेते हैं। वर्ड था क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट। तो क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स क्या होते हैं? तो देखो ये वो फैक्ट्स होते हैं जो एक दूसरे से इतने ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं कि जब हम इन्हें एक से साथ लेकर आते हैं या जब हम इन्हें लिंक करते हैं तो हमें प्रिंसिपल फैक्ट के कंपोनेंट्स मिल जाते हैं। तो जब भी आपके पास बात आती है क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स के बारे में तो ध्यान रखिएगा हम उन फैक्ट्स की बात करते हैं, अगर उन्हें हम एक साथ रखते हैं तो कहते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं, फैक्ट्स that are so related to each other as to form component of principal fact। ठीक है, प्रिंसिपल फैक्ट का कंपोनेंट बनता है जब आप इनको एक साथ लेकर आते हैं। ये इतने क्लोजली कनेक्टेड होते हैं। अब इसी में हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले फैक्ट के बारे में, जो आता है हमारा रेस गेस्टे का प्रिंसिपल। जब हम रेस गेस्टे पढ़ते हैं तो इसका मतलब होता है थिंग्स सेड और डन इन अ कोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन। तो जो भी चीज़ें आपने की है या बोली है इन दी कोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब कोई घटना घटित हो रही थी उस दौरान आपने जो भी कुछ बोला है, जो भी कुछ कहा है, वो सब कुछ रिलेवेंट फैक्ट होता है। इसी को हम रेस गेस्टे का प्रिंसिपल कहते हैं। ये इंग्लिश डॉक्ट्राइन है, ये लेटिन फ्रेज है रेस गेस्टे। इसे हम लोगों ने इंग्लिश डॉक्ट्राइन से लिया था, लेकिन ये जो वर्ड है ना, ये आपको पूरे के पूरे एविडेंस एक्ट में या पूरे के पूरे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। बस ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि जब भी सेक्शन नंबर 4 की बात होती है तो वहाँ हम रेस गेस्टे के प्रिंसिपल को पढ़ते हैं। अब रेस गेस्टे में एक और बहुत अच्छी चीज़ लिखी है कि जितने भी फैक्ट्स या सर्कमस्टेंसेस हैं, किसी भी केस के जितने भी फैक्ट्स या सर्कमस्टेंसेस हैं, वो सब इतने अच्छे से कंटिन्यूटी में होते हैं मेन ट्रांजैक्शन से, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्लोजली कनेक्टेड। मतलब कोई ऐसा फैक्ट है या कोई भी ऐसा सर्कमस्टेंसेस है, अगर हम उसे मेन सर्कमस्टेंसेस के से या मेन केस से, मेन फैक्ट से जोड़ के देखेंगे तो वो अगर कंटिन्यूटी में रहते हैं तो उसी को हम बोलते हैं रेस गेस्टे। जब रेस गेस्टे की बात होती है तो कहा जाता है कि हर एक डिटेल, कोई भी छोटी से छोटी चीज़ें अगर होती हैं तो उन सब को हम जब कनेक्ट करते हैं तो वो फेयरली कनेक्ट होती है। मतलब उसमें कोई भी इफ एंड बट नहीं है। जब आप ए के बाद बी रखेंगे, बी के बाद सी वाला प्रॉब्लम या फैक्ट रखेंगे तो वो सब कुछ इतने अच्छे से कनेक्ट होते हैं तो हमें पता चल जाता है कि भाई ये मेन ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है। जैसे अभी एक वेब सीरीज आई थी, आपने देखा होगा जियो हॉटस्टार पे, वहाँ उस वेब सीरीज का नाम था सर्च। तो सर्च में बात हो रही थी नैना मर्डर केस की। जब आप उसको देखेंगे ना तो आपको ये रेस गेस्टे वाली जो चीज़ें वो समझ में आएंगी कि वहाँ पे हर एक कड़ी को वो लोग इतनी बखूबी दूसरे पॉइंट से लिंक करते हैं कि वो पूरा का पूरा केस बन जाता है। और जब तक लास्ट
टॉपिक नहीं मिलता, जब तक वो लास्ट कड़ी नहीं बनती, तब तक वो केस सॉल्व भी नहीं होता है, जिसमें इस वाले एपिसोड में वो सॉल्व भी नहीं हुआ था, तो आप जरूर देखिएगा। तो ये हो गया रेस गेस्टे का प्रिंसिपल। अब जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा सा बेरेक्ट की लैंग्वेज भी एक बार देख लेनी चाहिए। तो बेरेक्ट में क्या लिखा हुआ है, कहते हैं फैक्ट्स विच दो नॉट इन इशू। अब आप ऐसा करिए कि दो नॉट इन इशू को देखिए मत, इसको ढक दीजिए, हमें पता ही नहीं यहाँ कुछ लिखा है। Facts which are so connected with fact in issue or relevant fact as to form the part of the same transactions are relevant। तो कहते हैं वो फैक्ट जो फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट से इतना कनेक्टेड होते हैं कि वो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट बन जाते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम रिलेवेंट फैक्ट बोलते हैं। नो मैटर वो सेम टाइम सेम प्लेस पे अकर हुए हैं, डिफरेंट टाइम या डिफरेंट प्लेसेस पे अकर हुए हैं, अगर वो फैक्ट इन इशू से क्लोजली कनेक्टेड है और वो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट लगते हैं, तो वो फैक्ट रेलेवेंट फैक्ट कहलाते हैं। अब इसको समझने के लिए थोड़ा इलस्ट्रेशंस देख लेते हैं, फिर इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। ए के ऊपर चार्जेस लगाए कि उसने बी को मार दिया, ठीक है, ए के ऊपर चार्जेस लगाए कि उसने बी को मार दिया। अब मारते वक्त जो भी चीजें ए ने बोली या जो भी चीजें बी ने बोली या वहां पे जो लोग खड़े थे उन्होंने जो भी बातें बोली, वो सब कुछ क्या होंगी, वो सब कुछ सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट हो जाएंगी और वो रेलेवेंट फैक्ट कहलाएंगी। जैसे ए और बी में कोई बात को लेके आर्ग्यूमेंट हुआ, ए ने थप्पड़ मारा, बी ने कहा मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, सी डी ने उसको प्रोवोक किया, हाँ हाँ ठीक है मारो इसको और अच्छे से मारो। तो ये सारी बातचीत जो ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन ऑफ द इवेंट, बिफोर द ट्रांजैक्शन ऑफ द इवेंट या आफ्टर द ट्रांजैक्शन ऑफ द इवेंट बोली गई होती हैं, वो सब कुछ सेम होती हैं, वो सब कुछ सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट होती हैं। आई होप मैं क्लियर हुई, इसको पढ़िएगा। ए इज एक्यूज्ड ऑफ द मर्डर ऑफ द बी बाय बीटिंग हिम। Whatever was said or done by A, जो भी चीजें ए ने बोली या करी, और बाय द बाई स्टैंडर्ड्स या जो लोग वहां पे खड़े थे उनके द्वारा जो भी चीजें कही गई या की गई, और सो शार्टली बिफोर और आफ्टर इट इज फॉर्म्ड, मतलब वो जो घटना घटित हुई उसके पहले या उसके बाद जो भी चीजें बातें हुई या कही गई, ये क्या होंगी, फॉर्म पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन, वो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट होती हैं, और इसलिए ऐसे फैक्ट को हम रिलेवेंट फैक्ट कहते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं इलस्ट्रेशंस, और पूछ लेते हैं कि वेदर वो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है या नहीं है, और अगर है तो क्या वो रेलेवेंट है या नहीं, तो ये याद रखिएगा। दूसरा आता है, इसको अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि दिल्ली में भी वो ब्लास्ट हुआ था। अब जब उस केस में खोजबीन चल रही है, तो आपको पता चला होगा कि लखनऊ से भी एक केस रिलेट हुआ उसी चीज़ सेम मैटर्स पे, और जम्मू कश्मीर से भी रिलेटेड है। तो जब मतलब कोई भी ऐसा केस है, ठीक है, कोई भी ऐसा सर्कमस्टेंसेस अकर हो गया है या कोई भी ऐसा इवेंट अकर हो गया है जिसका लिंक अलग अलग चीज़ों से है और उसके बारे में हमें अलग अलग डेट पे या अलग अलग टाइम पे भी पता चलता है, तो भी वो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट होती हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ था, वेदर दे अकर एट द सेम टाइम एंड प्लेस और एट द डिफरेंट टाइम्स एंड प्लेसेस। तो कहते हैं ए के ऊपर चार्जेस लगे हैं वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, बाय टेकिंग पार्ट इन द आर्म्ड इंसरेक्शन इन विच प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रॉयड, ट्रूप्स आर अटैक्ड, जेल्स आर ब्रोकन अप। तो ए के ऊपर चार्जेस लगे हैं वेजिंग वॉर के रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट, जिसके माध्यम से क्या हुआ, बहुत सारी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया गया, ट्रूप्स पे अटैक्स हुए और जेल्स को भी तोड़ फोड़ किया गया। तो द अकरेंस ऑफ द फैक्ट इज रिलेवेंट। जो भी फैक्ट्स हैं, मतलब प्रॉपर्टी का डिस्ट्रॉय होना, ट्रूप्स का अटैक करना, जेल्स का ब्रोकन अप होना, ये सब कुछ क्या है, ये सब रिलेवेंट फैक्ट कहलाएंगे एज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द जनरल ट्रांजैक्शन। क्योंकि जो सेम ट्रांजैक्शन, जो जनरल चीजें घटित हुई हैं वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, वो उसी का पार्ट है। दो ए मे नॉट हैव बीन प्रेजेंट एट ऑल ऑफ देम, मतलब उसने वॉर इनिशिएट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट, लेकिन हो सकता है कि पंजाब में प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया हो, यूपी में आके जेल्स को ब्रोक कर दिया गया हो, और बिहार वगैरह में ट्रूप्स पे अटैक किया गया हो। मतलब 3 अलग अलग जगहों पे 3 अलग अलग घटनाएं घटित होती हैं, तो वो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट होंगी, लेकिन जिसके ऊपर केस लगा हुआ है, जिसको अक्यूज माना जा रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो हर जगह प्रेजेंट रहा हो। तो ऐसा भी होता है कि सेम ट्रांजैक्शन के वो सब कुछ पार्ट होंगे, नो मैटर जिसके ऊपर चार्जेस लगे हैं वो हर जगह प्रेजेंट रहा हो या ना रहा हो। जैसे
अभी ये जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, इसका अगर आप लिंक देखोगे तो JNK से भी लिंक आ रहा है। अभी यूपी में भी कहीं कुछ पता चला था, वहां से भी लिंक आ रहा है। अब जिसने दिल्ली में कांड किया वो जरूरी थोड़ी है कि JNK में भी प्रेजेंट हो या यूपी में भी हो, या जिसने भी इस चीज को करवाया वो तो तीनों जगह पे ही प्रेजेंट ना हो सकता है वो कहीं और से रेगुलेट कर रहे हो। तो कहते हैं कि ये सारे फैक्ट्स जो है ना, ये सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट होते हैं, एंड ऑल दोज फैक्ट्स आर रेलेवेंट। और क्योंकि वो जनरल ट्रांजैक्शन के पार्ट हैं, और ज़रूरी नहीं है कि जो उस कांड के पीछे मास्टरमाइंड है वो हर जगह प्रेजेंट ही हो। समझ में आ रही बात। फिर आते हैं A shows B for libel contained in a letter forming part of correspondence। अब जैसे हो सकता है A और B के बीच में कुछ वार्तालाप हो रही थी लेटर्स के माध्यम से। अब उस लेटर्स में बहुत सारी बातें लिखी गई थी, लेकिन लेटर के एक पार्ट में कुछ ऐसी डिफेम करने वाली बातें थी जिसे हम लिबल कहते हैं। तो जब वो उसी के बेसिस पे क्या हुआ, A ने B को सू कर दिया कि भाई इन्होंने मेरे को डिफेम करने के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हैं। अब जो लेटर है ना, उसमें कहाँ पे वो बात शुरू हुई, उसके उससे पहले भी कुछ बातें हुई होंगी, उससे बाद में भी रही होंगी। हो सकता है 3-4 पेज का लेटर रहा हो, 2 पेजेस पे बातचीत हुई हो, तीसरे पे उसने उसको डिफेम कर दिया हो, तो पूरा का पूरा जो लेटर है ना वो रेलेवेंट फैक्ट कहलाएगा। मतलब मान लेते हैं कि हमने 3 पेज का लेटर लिखा, किसने, बी ने लिखा ए को, 3 पेजेस का लेटर लिखा ए को। अब जो थर्ड पेज था ना, वहां पे उन्होंने अपना गुस्सा दिखाते हुए कुछ लिबरस स्टेटमेंट दे दिए। तो क्या होता है, ए ने बी को सू कर दिया। अब सिर्फ और सिर्फ वो थर्ड पेज ही रेलेवेंट फैक्ट नहीं होगा, उस लेटर का जो पहला पेज है, दूसरा पेज है, या थर्ड पेज के बाद जो पेज है, वो सब कुछ, मतलब जहां पे भी वो करस्पॉन्डेंस बचा हुआ है, मतलब जहां पे भी वो लेटर्स हैं, जितना भी बड़ा लेटर रहा हो, वो सब कुछ रेलेवेंट फैक्ट कहलाता है। फिर आते हैं, द क्वेश्चन इज वेदर सर्टेन गुड्स ऑर्डर्ड फ्रॉम बी वर डिलीवर्ड टू ए, द गुड्स वर डिलीवर्ड टू सेवरल इंटरमीडिएट पर्सन सक्सेसिवली, ईच डिलीवरी इज अ रेलेवेंट फैक्ट। तो कहते हैं कि देखो, जब हम लोग कोई भी चीज़ अमेजन वगैरह पे ऑर्डर करते हैं तो उसमें क्या होता है, तुरंत तो सामान हमारे पास आता नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने कोई सामान मंगाया और वो आ रहा है हरियाणा से, तो वो हरियाणा आएगा, फिर गुरुग्राम आएगा, फिर उसके बाद लखनऊ आएगा, लखनऊ के बाद बनारस जाता है, बनारस के बाद वो फिर मऊ, फिर आजमगढ़, ऐसे करके वो आता है आपके पास। तो ऐसे केसेस में कहते हैं जब भी हम कोई भी चीज़ ऑर्डर करते हैं तो हर एक हब पे जहाँ पे वो ऑर्डर डिलीवर होता है, मतलब जहाँ जहाँ पे वो ऑर्डर आता है, वो सारी डिलीवरी एक रेलेवेंट फैक्ट कहलाती है। तो यही कह रहे हैं कि वेदर सर्टन गुड्स ऑर्डर्ड फ्रॉम बी, मैंने कोई सामान ऑर्डर किया और वो डिलीवर होना था कहाँ पे, मिस्टर ए के पास, मान लेते हैं हरिद्वार में डिलीवर होना था। तो जो गुड्स हैं वो जिन जिन पर्सन्स के माध्यम से, जिन जिन ने उनको रिसीव करके फिर से उनको डिलीवरी के मोड में डाला, ट्रांजिट में डाला, वो सारे प्लेसेस, वो सारे जो जगह है वो रेलेवेंट फैक्ट कहलाएंगी। मान लेते हैं मैंने लैपटॉप ऑर्डर कर लिया, अब वो लैपटॉप मेरे पास आया नहीं, तो जहाँ जहाँ पे भी उस लैपटॉप के बारे में अपडेट दिया गया होगा, हर एक हब जो है वो क्या हो जाएगा, वो रेलेवेंट फैक्ट कहलाएगा। उस प्लेस को, उस फैक्ट को हम रेलेवेंट फैक्ट कहेंगे कि लास्टली ये कहाँ देखा गया था, उससे पहले कहाँ देखा गया था। तो कहते हैं कि रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन कैसे होता है, जब कोई भी फैक्ट इन इशू से या रेलेवेंट फैक्ट से क्लोजली कनेक्टेड होता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये फैक्ट जो है वो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है। तो ऐसे फैक्ट को हम रेलेवेंट फैक्ट कहते हैं। दो, जिस फैक्ट की हम बात कर रहे हैं वो फैक्ट डिस्प्यूट में है ही नहीं, वो फैक्ट इशू में है ही नहीं, फिर भी क्या हो रहा है, फिर भी हम यहाँ पे कहते हैं कि वो फैक्ट रेलेवेंट कहलाता है। यहाँ तक बातें समझ में आई। आगे बढ़ते हैं, और बार बार हम बात कर रहे हैं सेम ट्रांजैक्शन के बारे में। देखिए, अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखते जाइएगा। सेम ट्रांजैक्शन की जब बात हो रही है तो इसके बारे में डेफिनेशन कौन दिया है, स्टेफन ने दिया। इन्होंने कहा देखो, ट्रांजैक्शन का मतलब है ग्रुप ऑफ फैक्ट, ठीक है, वो एक दूसरे से इतने कनेक्टेड होते हैं कि उनके कनेक्शन के बाद हमें एक टर्म देना पड़ता है उसे। जैसे वो टर्म हो सकता है कोई क्राइम, कॉन्ट्रैक्ट, रॉन्ग, या कोई भी अदर सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी जो इशू में है। तो कहते हैं जब हमारे पास 10-15 फैक्ट आते हैं और उन फैक्ट्स को जब हम कनेक्ट करते हैं, तो आप मूवीज में या वेब सीरीज में देखे होंगे कि एक कड़ी को दूसरी कड़ी से लिंक करते हैं, दूसरी से तीसरी को लिंक करते हैं, चौथी से पांचवी को, ऐसे करके जब जाते हैं तब उन्हें छठी पे पता चलता है भाई केस तो मर्डर का है, मेरे पास कंप्लेन तो आई है किडनैपिंग या एब्डक्शन की, लेकिन जब हम एक कड़ी को दूसरे से तीसरे से लिंक करते जाते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे तो मर्डर हो गया है। तो ट्रांजैक्शन क्या है, ट्रांजैक्शन वो ग्रुप ऑफ फैक्ट है जो एक दूसरे से इतने क्लोजली कनेक्टेड होते हैं कि लास्ट में वो
पूरे फैक्ट को आप एक सिंगल नेम दे सकते हैं, दैट कैन बी क्राइम, कॉन्ट्रैक्ट, रॉन्ग या कोई भी अदर सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी जो इशू में चल रहा होगा। ठीक है, आप ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग हमारे एक्ट में कोई भी खास डेफिनेशन नहीं दी गई है, लेकिन बहुत सारे डिफरेंट फैक्ट्स हैं जिनको आप ट्रांजैक्शन ट्रीट कर सकते हो अगर उनको आप टाइम, प्लेस, कंटिन्यूटी और पर्पस से लिंक करिए। जैसे मान लेते हैं कि ए ने बी को मारा, ठीक है, यही बात हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं, जब हमारी फर्स्ट सेकेंड क्लास चल रही थी तब से। ए ने बी को मारा, ठीक है, अब ए ने क्या किया, हुआ क्या था, 31 दिसंबर को ए और बी के बीच में कुछ कहासुनी हो गई। ठीक है, अब ए इस बात से बहुत नाराज था और बहुत दुखी भी था इससे कि बी ने उसको बहुत गंदा गंदा बोला। तो 1 जनवरी को वो क्या करता है, वो प्लानिंग करता है। क्या प्लानिंग करता है कि मैं बी को मारूंगा। अब यहाँ पे पर्पस क्या है इनका, कि मुझे बी को मारना है। ठीक है, पर्पस समझ में आ गया। अब इस पर्पस के लिए ए क्या करते हैं, ए ने सी को बोला ऐसा करो कि तुम डी मार्ट जाओ और वहां से मेरे लिए एक अच्छी सी नाइफ लेकर आओ। ठीक है, मुझे सी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है, ऐसा बी पे बहुत गुस्सा आ रहा है, और सी क्या करता है, डी मार्ट से नाइफ लाता है और ए को दे देता है। ठीक है, अब हुआ क्या, 31 तारीख को बहस हुआ, 1 तारीख को ए ने सी को कॉल किया, 2 तारीख को सी ने उसको लाके चाकू दिया, 3 तारीख को ए ने बी को मार दिया। तो आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो, आप टाइम देख सकते हो इवेंट्स में कि क्या वो सारे इवेंट्स क्लोजली कनेक्टेड थे। 31 को बहस हुई और 3 को डेथ हो गई, तो दे आर क्लोजली कनेक्टेड। अब प्लेस क्या है, प्लेस भी वही आसपास है, उसी फ्लैट के कंपाउंड में कहीं पे बहुत अच्छी पार्टी चल रही थी और फ्लैट में जाके उन्होंने मार दिया। कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअस चेन भी बन रहा है कि 31 दिसंबर को डिफेम किया, बदनाम किया, उल्टा सीधा बोला, प्रोवोक किया और 2 को चाकू मिला, 3 को हत्या हो गई। पर्पस भी आपको पता चल ही रहा है कि ए ने ये सब कुछ क्यों किया, बी को मारने के लिए किया। तो हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे इन सारे फैक्टर्स से हमें एक क्लोज लिंक मिल रहा है। जब हम उन क्लोज लिंक्स को एक साथ लेकर आते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे तो ये क्राइम किस कारण के वजह से हुआ है। तो ये सब कुछ क्या हो जाती है, सेम पार्ट जाती है सेम ट्रांजैक्शन का। तो यहाँ पे जब हम सेम ट्रांजैक्शन में बात करते हैं तो यहाँ पे वर्ड्स स्पोकन ड्यूरिंग और वाइल डूइंग दोज एक्ट, मारते वक्त या बहस करते वक्त जो भी बातें बोली गई हैं या जो भी हरकतें की गई हैं वो सब कुछ सेम ट्रांजैक्शंस में आती हैं। जो आप एक्ट कर रहे हो वो भी सब सेम ट्रांजैक्शन में आता है। अब ट्रांजैक्शन शॉर्ट भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है। जब हम शॉर्ट की कहते हैं तो वो हैपनिंग विद इन फ्यू मिनट्स। जैसे मान लेते हैं कि किसी ने किसी के साथ कोई अभद्र मजाक किया, अब मना किया जा रहा है कि भाई मत करो मत करो, फिर भी वो व्यक्ति लगातार उसको प्रोवोक कर रहा है, तो क्या होगा, जब हम शॉर्ट ट्रांजैक्शन की बात करेंगे तो प्रोवोकेशन की वजह से क्या हुआ, सडन फाइट हो सकती है ए और बी के बीच में, तो फिर ये क्या हुआ, ये शॉर्ट ट्रांजैक्शन हुआ। जब हम लॉन्ग ट्रांजैक्शन की बात करें तो बहुत सारे कनेक्टेड इंसिडेंट्स होंगे, स्प्रेड ओवर टाइम और इन डिफरेंट प्लेसेस। तो जैसे हो सकता है ए और बी कजन्स हों और ये बचपन से देखते आ रहे हो कि ए को डांट पड़ती है बी से लगातार। बहुत सारे ऐसे मूवीज और केसेस आपने देखे होंगे। तो ए को बी के वजह से बार बार डांट पड़ती है तो वो बचपन से झेलता हुआ आ रहा है। एक दिन वो इतना पिस्ड ऑफ हो गया कि उसने कहा कि भाई अब मैं इसको मारूंगा। तो उसने एक प्लान बनाया, फिर उसको एग्जीक्यूट करने के लिए लोगों से हेल्प लिया और फिर फाइनली वो एग्जीक्यूट हो गया। तो ये मेनी कनेक्टेड इंसिडेंट स्प्रेड ओवर अ टाइम और इन डिफरेंट प्लेसेस के बाद भी लॉन्ग ट्रांजैक्शंस होते हैं। अ ट्रांजैक्शन इज प्रॉपर्ली अंडरस्टूड व्हेन ऑल इट्स कनेक्टेड पार्ट आर सीन टुगेदर एंड नॉट सेपरेटली। जब उसके सारे पार्ट्स को हम एक साथ कनेक्ट कर देते हैं तभी उनके बारे में आप प्रॉपर्ली समझ पाते हो, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। अगर आप सर्च देखोगे, जो मैं आपको वेब सीरीज बता रही हूँ, सर्च देखेंगे जो नैना मर्डर केस के ऊपर है, तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। अब टेलर साहब ने एक डेफिनेशन भी दिया है। उस डेफिनेशन में क्या कहा है उन्होंने कहने की कोशिश किया है कि it includes everything that can be fairly considered as a part of incident itself. The question is as to what extent such a statement can be regarded as a part of transaction. Some important guidelines. तो कहते हैं देखो भाई, जब हम रेस गेस्टे की बात करते हैं तो वहाँ पे हर एक छोटी सी छोटी चीज़ को इंक्लूड किया जाता है, जिसको हम अगर इंक्लूड करते हैं तो फेयरली हमें दिखता है कि ये इंसिडेंट का पार्ट है। मतलब ए और बी के बीच में बचपन से कंपटीशन रहा है, क्योंकि बी के पेरेंट्स ए को मतलब कज़न ब्रदर रह सकते हैं, तो ए को बार बार डांटते हैं, या बी के वजह से ए के पेरेंट्स ही ए को बहुत डांटते हैं। तो वो बचपन से देखता हुआ आया और बड़े होते होते जब वो एकदम बिल्कुल पिस्ड ऑफ हो गया कि यार ये बी की वजह से मैं बार बार
डांट खाता हूँ तो उसने कोई ना कोई हरकत कर दी, उसको मारने के लिए प्लानिंग कर दिया, तो फेयरली कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ इंसिडेंट इट्स सेल्फ। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, यहाँ पे कहते हैं कुछ गाइडलाइंस दी गई है। कहते हैं देखो, पहला पॉइंट आता है हमारे पास स्पॉन्टेनियस। आप जब भी आंसर लिखिएगा तो पहले तो क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट क्या होता है उसके बारे में लिखिएगा, फिर रेस्ट गेस्टे पे जो मैंने स्टार्टिंग में 3 लाइंस बताई थी कि ये थिंग्स सेड और डन, फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं जैसे वो मेन ट्रांजैक्शन का पार्ट हो। थर्ड पॉइंट में मैंने यही टेलर की डेफिनेशन ही बताई थी आपको कि हर एक चीज़ इतने अच्छे से कनेक्टेड होता है जैसे वो इंसिडेंट का पार्ट खुद ही रहा हो। उसके बाद आप बेरेट की लैंग्वेज को एक्सप्लेन करते हुए, एक दो इलस्ट्रेशंस को एक्सप्लेन करते हुए, फिर आप सेकंड पॉइंट पे आइएगा, फर्स्ट पॉइंट पे आइएगा जहाँ पे आप सेम ट्रांजैक्शन के बारे में बताइएगा। सेम ट्रांजैक्शन में हम स्टीफन की डेफिनेशन को इंक्लूड करते हुए कहेंगे कि भाई जो सेम ट्रांजैक्शन होता है वो ग्रुप ऑफ फैक्ट्स होते हैं जो एक दूसरे से इतने अच्छे से लिंक होते हैं कि जब हम उनको एक साथ रखते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन सा क्राइम कमिट हुआ है या कोई कॉन्ट्रैक्ट है या कोई रॉन्ग है। तो जब भी ग्रुप ऑफ फैक्ट्स एक साथ आते हैं तो कोई ना कोई आपको एक लीगल नेम मिल ही जाता है उस पूरे के पूरे कांड का, तो उसी को हम बोलते हैं इस ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन समझाने के बाद आप सेकेंड पॉइंट पे आइएगा, थर्ड पॉइंट पे, इसे नोट कर लीजिएगा अपने बेरेक में पॉज करके। थर्ड पॉइंट आता है हमारा स्पॉन्टेनियस और साइमल्टेनियस। तो कहते हैं देखो भाई, जब भी कोई चीज़ घटित हो रही है, कोई घटना घटित हो रही है, उस दौरान आपने तुरंत, आपके मुंह से जो भी बातें निकली हैं साइमल्टेनियसली, स्पॉन्टेनियस मतलब तुरंत निकली, प्रतिक्रिया दिया है आपने किसी भी एक्ट का, तो वो क्या होता है, वो स्पॉन्टेनियस स्टेटमेंट भी रेलेवेंट फैक्ट कहलाता है। इसके लिए एक केस लिख लीजिएगा, जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ 2009 का केस है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कहते हैं जब भी पर्सन कोई भी चीज़ कहता है, कब कह रहा है, ड्यूरिंग एन अकरेंस इन द रिस्पेक्ट ऑफ द अकरेंस इटसेल्फ, मतलब जब वो इवेंट अकर हो रहा था उसी के रिस्पेक्ट में आपने कोई बात कही है, तुरंत कह दिया, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, उस चीज़ को हम कहते हैं कि भैया अगर वो साइमल्टेनियसली या स्पॉन्टेनियस रहा होगा तो हम उसे क्या मानेंगे, रेलेवेंट फैक्ट मानते हैं। तो स्टेटमेंट शुड बी स्पॉन्टेनियस और वो जो है सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट होना चाहिए, जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उसी का पार्ट हो, ये हमें पता चलना चाहिए उस स्टेटमेंट से। जैसे मान लेते हैं ए और बी के बीच में मार होता, अब बी ने बोल दिया कि भाई मत मारो, क्यों ऐसा कर रहे हो, या तुमने मुझे मारा है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तो जो भी प्रतिक्रिया आप उस मेन स्टेटमेंट या प्रिंसिपल फैक्ट के रिगार्डिंग दे देते हैं उसी को हम साइमल्टेनियस या स्पॉन्टेनियस कहते हैं। फिर आता है हमारे पास सेकेंड पॉइंट जिसे हम कंटेम्पोरेनियस कहते हैं। कंटेम्पोरेनियस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ कहते हैं स्टेटमेंट मेड आइदर ड्यूरिंग और इमीडिएटली और बिफोर और आफ्टर इट्स अकरेंस। तो कहते हैं 3 सिचुएशन होती है, बचपन में अभी हमने पढ़ा है ना, बिफोर, फिर हमने पढ़ा था बिटवीन, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था आफ्टर। तो कहते हैं कि 5 के पहले क्या आता है, 4 आता है, 5 के बाद क्या आता है, 6 आता है, 5 और 6 के बीच, 7 के बीच में क्या आता है, तो कहते हैं 6 आता है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ कह रहे हैं कि अगर कोई स्टेटमेंट आपने दिया है ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन, मतलब जब वो मार रहा था या जब वो इवेंट अकर हो रहा था तब आपने कोई स्टेटमेंट दिया है, या उस इवेंट के घटित होने से पहले आपने कुछ कहा है, या उस इवेंट के घटित होने के बाद आपने कुछ कहा है, तो वो कंटेम्परेनियस होता है। तो कैसे कह सकते हैं, बी ने बोला ए से, कि बी ने किसी से भी बोला, ठीक है, कि मैं ए को पक्का मारूंगा, ठीक है। अब जब उसने ए को मारा तो उसने कहा मैंने ए को मार दिया, और फिर बाद में वो आफ्टर में क्या बोलता है कि मज़ा आ गया, मैंने उसको मार दिया। तो ये जो 3 स्टेटमेंट्स आपने दिए हैं, आफ्टर, बिफोर या ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंटेम्परेनियस बोलते हैं। तो स्टेटमेंट में ड्यूरिंग और इमीडिएटली, बिफोर और आफ्टर द इंसिडेंट, उसे हम कंटेम्परेनियस बोलते हैं, और ऐसे कंटेम्परेनियस स्टेटमेंट भी रिलेवेंट फैक्ट कहलाते हैं। समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट पे बात करेंगे। थर्ड हो गया, ये कंटेम्परेनियस को फोर्थ कर लीजिए। फिफ्थ में बोलते हैं द स्टेटमेंट मेड आफ्टर द एक्ट इज ओवर एंड इट्स मेकर हैड अ टाइम फॉर रिफ्लेक्शन। तो कहते हैं देखो भाई, अगर
एक्ट हो गया मतलब मारपीट हो गई, उसके बाद आप कोई स्टेटमेंट देते हो, तो अब आपके पास समय है, आप क्या कर सकते हो, आप उसको फैब्रिकेट कर सकते हो, आप उसमें 3 में 13 लगा सकते हो, उसमें थोड़ा सा मक्खन पालिश करके फिर उसको आप पेश करेंगे। तो ऐसे स्टेटमेंट को हम रेलेवेंट नहीं मानते हैं। क्या बोल रहा है, इफ द स्टेटमेंट इज मेड आफ्टर द एक्ट इज ओवर एंड इट्स मेकर, जो इस स्टेटमेंट को दे रहा है उसके पास प्रॉपर टाइम है क्या करने का, फैब्रिकेशन करने का, या पास्ट इवेंट को भी उसी इवेंट में नरेट करने का, तो ऐसे स्टेटमेंट रेलेवेंट नहीं होते हैं। समझ में आ रही बात, ऐसे स्टेटमेंट क्या होते हैं, रेलेवेंट नहीं होते हैं, ये लिख लीजिएगा। तो एक केस था जी विजयवर्धन राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश AIR 1996। इसमें बोला गया कि जो भी स्टेटमेंट होना चाहिए ना, वो इवेंट को देखने के बाद जो आपके इमोशंस जनरेट हुए वही, जैसे मान लेते हैं श्याम ने राम को मार दिया, ठीक है, अब श्याम ने राम को मार दिया, ये घटना जब वहां के लोगों ने देखी तो मान लेते हैं कि श्याम की जो बहन थी शीला, उसने कहा यार श्याम ने राम को क्यों मार दिया, ये क्या कर दिया तुमने। तो वो इवेंट के वजह से जो इमोशन जनरेट हुआ उसके बाद आपने जो स्टेटमेंट दी वही स्टेटमेंट रेलेवेंट कहलाएगी। अब अगर आप उसमें थोड़ा सा मक्खन लगाते हैं कि नहीं नहीं श्याम ने राम को इसलिए मारा क्योंकि राम ने उसको ऐसा ऐसा किया, पहले भी उसने ये किया था, इसके वजह से वो गुस्सा हो गया, सबको पता है कि उसको गुस्सा आता है, तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर फैब्रिकेटिंग द रियल इवेंट, जो रियल में ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उसमें आप फैब्रिकेशंस कर रहे हैं, और ऐसे फैब्रिकेटेड स्टेटमेंट्स रिलेवेंट फैक्ट नहीं होते हैं। वो स्टेटमेंट जो इवेंट के द्वारा जनरेटेड इमोशंस के बाद आप देते हो, स्पॉन्टेनियसली दे देते हो या कंटेम्परेनियसली दे देते हो, वही स्टेटमेंट रेलेवेंट फैक्ट कहलाता है। ये था हमारा 5th पॉइंट। 6th पॉइंट में बोलते हैं कि देखो तुम्हें ओपिनियन देने की जरूरत नहीं है, हमें तुम्हारी ओपिनियन की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ फैक्ट पे बात करो। सेक्शन नंबर 3 में हमने क्या पढ़ा था कि रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू की बात करोगे, बाकी किसी भी फैक्ट के बारे में आपको कोई भी एविडेंस देने की जरूरत नहीं है। तो कोर्ट क्या आपको स्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि सिर्फ फैक्ट पे स्ट्रिक्ट रहो, इररेलेवेंट बातें मत करो। यहाँ तक बातें समझ में आई, ये था हमारा 5th पॉइंट। 6th पॉइंट में हमारे पास आता है, वो लिखा नहीं होगा, इसे आप लिख लीजिए। फैक्ट में हमारे पास आता है साइकोलॉजिकल, फैक्ट्स और वर्ड्स accompanying फिजिकल एक्ट्स। जैसे होता है ना, बचपन में देखा होगा जब आप लोग मारपीट खाते रहोगे तो जब मम्मी लोग मारती तो क्या बोलती, मारती भी रहती है बोलती भी रहती है, तो वर्ड्स अकैम्पनिंग फिजिकल एक्ट मतलब मार भी रही हो बोल भी रही हो, या कोई भी साइकोलॉजिकल फैक्ट्स, तो ये सब कुछ भी रेलेवेंट फैक्ट होते हैं। कहते हैं कि देखो भाई, जब भी कोई एक्ट घटित हो रहा था, मान लेते हैं A B को जब मार रहा था तो उस समय वो कुछ बोल भी रहा था, या कोई भी साइकोलॉजिकल फैक्ट उसके बारे में उससे उसके मुंह से निकल रहा था, या जो भी वहाँ पे लोग खड़े थे, मान लेते हैं वहाँ पे C D E सब देख रहे हैं कि यार A B को मार रहा है, तो ये लोग जो भी चीज़ें वहाँ पे बोलते हैं वो सारी बातें क्या हो जाती हैं, वो रेलेवेंट फैक्ट कहलाती हैं। तो कोई भी साइकोलॉजिकल फैक्ट या वो फैक्ट जो फिजिकल एक्ट करते वक्त आप बोलते हो, जो बातें आप बोलते हैं, वो सब कुछ क्या होंगी, वो सब कुछ रेलेवेंट फैक्ट कहलाएंगी। ध्यान में रखने वाले 7th पॉइंट ये है कि जो भी बात आप करोगे ना, वो नरेशन नहीं होना चाहिए, वो फैक्ट होना चाहिए। तो जो भी स्टेटमेंट्स आप देंगे वो प्रेजेंट इवेंट के बारे में होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, साइमल्टेनियस होना चाहिए, कंटेम्परेनियस होना चाहिए, फैक्ट पे बेस्ड होना चाहिए, पर वो नरेशन नहीं होना चाहिए किसी भी पास्ट अकरेंस का। तो स्टेटमेंट शुड नॉट बी नरेशन ऑफ द पास्ट इवेंट, ये भी चीज ध्यान में रखनी है। इसके बाद हमारे पास आता है, जब हम बेरेक पढ़ रहे थे तो वहां पे एक वर्ड था टाइम एंड प्लेस के बारे में। देखो टाइम एंड प्लेस को लेके मतलब कोई भी लिमिटेशंस हमारे एक्ट ने नहीं लगाया है। अगर कोई भी चीज़ हमें दिख रही है, एक वो जो जॉली LLB मूवी थी वो भी आपने देखा होगा कि उसमें कादरी करके जिसका एक्ट था, जिसको लेके जम्मू कश्मीर से लेके सब कुछ हो रहा था, उसे वो लोग जम्मू कश्मीर से उठा के लाए थे कानपुर। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि कोई लिमिटेशन नहीं है हमारे पास टेरिटोरियल बाउंड्रीज को लेके। जो भी ट्रांजैक्शंस कहीं भी अगर हो रही हैं, अगर उनका कोई ना कोई लिंक हमें मेन ट्रांजैक्शन से मिलता है, प्रिंसिपल फैक्ट से मिलता है, तो उस ट्रांजैक्शन को या उस फैक्ट को हम रिलेवेंट मानते हैं। तो कोई भी लिमिटेशन इम्पोज नहीं किया गया है टू टेरिटोरियल बाउंड्रीज। नो limitations can be imposed
टू टेरिटोरियल बाउंड्रीज। ठीक है, इसमें अभी हम लोगों ने इलस्ट्रेशन जो सेकंड वाला पढ़ा, इसको भी आप इससे लिंक कर सकते हैं कि ए के ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं किस चीज़ के लिए, वेजिंग वॉर के लिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि अलग अलग जगहों पे अटैक्स हुए, क्या क्या हुआ, कहीं पे प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गई, कहीं पे ट्रूप्स पे अटैक हो, कहीं पे जेल्स बुकन हो गए। चार्जेस एक के ऊपर लगे हुए हैं कि वो वेजिंग वॉर कर रहा है, लेकिन घटनाएं कई अलग अलग प्लेसेस पे घटित हो रही हैं। तो ये सारे जो अकरेंस है ये रिलेवेंट फैक्ट कहलाते हैं, नो मैटर ए हर जगह प्रेजेंट हो या ना हो, ए कहीं भी प्रेजेंट ना हो सकता, जहां जहां चीजें हुई वहां ए रहा ही ना हो, लेकिन हुई ए के वजह से ही है। तो ये सब जनरल ट्रांजेक्शन का क्या होंगी, पार्ट होंगी। तो यहाँ पे भी जो हम टाइम एंड प्लेस में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं लगाई गई है बाउंड्रीज को लेके, कोई टेरिटोरियल बाउंड्रीज को लेके कोई भी लिमिटेशन नहीं है। सेम प्लेसेस पे हो रहा है तो भी कोई बात नहीं, डिफरेंट प्लेसेस डिफरेंट टाइम पे हो रहा है तो भी कोई बात नहीं। 9th वाला पॉइंट जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है हमें, दैट इज अबाउट हियर से एविडेंस। नए पेज से पढ़ते हैं हियर से एविडेंस के बारे में। तो क्या कहते हैं हियर से एविडेंस क्या होता है, अगर आप थोड़ा सा सुनोगे, इसको समझे होंगे, तो सुनी सुनाई जो बात होती है ना, उसी को हम कहते हैं हियर से इन एविडेंस। मतलब ए ने बी से कुछ कहा, बी ने उसमें थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा के सी ने कहा, सी ने डी से कहा, डी ने ई से कहा। अब ई अगर कोर्ट में जाके एविडेंस देगा तो क्या ऐसे एविडेंस को कोर्ट एक्सेप्ट करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ई ने तो डी से सुना था, डी ने सी से सुना था, सी ने बी से सुना था, बी ने ए से सुना था और ए ने भी किसी अपने रिलेटिव से सुना था। तो हियर से का मतलब क्या हुआ? सुनी सुनाई बात। सुनी सुनाई बात पे कोर्ट क्या करती है? कोर्ट बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। तो इसके रिगार्डिंग क्या बातें हो रही है? तो रेस्ट गेस्ट एक एक्सेप्शन है। यहाँ पे कह रहे हैं कि नहीं, हम हियर से एविडेंस को मानेंगे कि हाँ ये सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है या नहीं है। इसके ऊपर दो केसेस हैं, अभी हम लोग देखेंगे उसको। तो कहते हैं हियर से एविडेंस जो है रेस गेस्टे का पार्ट माना जाता है, और यहाँ पे एविडेंस ऐसे मतलब रेस गेस्टे के जो भी केसेस होंगे उसमें एविडेंसेस दिए जाएंगे, हियर से एविडेंस दिए जाएंगे। क्योंकि जो जनरल रूल हम लोगों ने पढ़ा उसमें क्या पढ़ा, हम एक डायरेक्ट एविडेंस के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, दूसरा हम पढ़ते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बारे में। हियर से एविडेंस की वैल्यू इतनी कुछ खास होती नहीं, या हम कह सकते हैं कि जीरो होती है। ये जनरल रूल है एविडेंस का या भारतीय साक्ष्य अधिनियम का। लेकिन जो रेस गेस्टे के केस होंगे उसमें क्या होता है, उसमें हियर से एविडेंस को एडमिसिबल माना जाता है। लेकिन कैसे मानते हैं इसे हम लोग अभी केस के माध्यम से देखेंगे। 9 पॉइंट हो गया था हियर से एविडेंस। 10th आता है कि जो भी स्टेटमेंट पुलिस के द्वारा, मतलब जो भी स्टेटमेंट आपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान दिया है, उन स्टेटमेंट्स को भी हम रेलेवेंट फैक्ट नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते? सेक्शन नंबर 23 जब पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, आपको 2-3 चीजें बोली गई। पहला पॉइंट हम लोगों ने सबसे अच्छे से क्या पढ़ा कि हमें रेस गेस्टे के बारे में बताना है, वो 3 डेफिनेशंस कि थिंग्स सेड और डन इन दी कोर्स ऑफ ट्रांजेक्शन। उसके बाद हर एक चीज़, एवरीथिंग, जो भी चीज़ें हैं जो घटित हुई हैं उन सब को हम मानते हैं कि वो पार्ट है सेम ट्रांजेक्शन का, अगर उसको फेयरली कनेक्ट किया जाए। इसके बाद हमने स्टेफन की डेफिनेशंस भी देखी ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग, और उसके पहले हमने क्या पढ़ा कि वो फैक्ट्स या सर्कमस्टेंसेज जो मेन ट्रांजैक्शन के कंटिन्यूटी में है उन्हें भी हम रेस गेस्टे करते हैं। फिर बेरेक्ट की लैंग्वेज पढ़ने के बाद, इलस्ट्रेशन एक्सप्लेन करने के बाद आपको सेम ट्रांजैक्शन पे आना है। सेम ट्रांजैक्शन को लेकर स्टेफन ने क्या बोला कि वो ट्रांजैक्शंस मतलब ग्रुप ऑफ फैक्ट्स जब उनको आप एक साथ रखते हो और उसके बाद आपको कोई लीगल नेम दिखाई देता है तो उसी को हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन, जिसके रिगार्डिंग आपको लिंक क्या करना है, टाइम, प्लेस, कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन और डिजाइन। अगर आपको क्लियर लिंक शो करता है तो समझ लेना कि ये सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है। तो इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं, वर्ड्स जो आप लोगों ने बोले हैं उस घटना के घटित होने के दौरान, या आपकी एक्टिविटी खुद। ट्रांजैक्शन 2 तरीके का होता है, शॉर्ट होता है और लॉन्ग ट्रांजैक्शन होता है। टेलर ने भी इस चीज को स्पेसिफाई करते हुए क्या कहा कि आपका जो एक्ट है वो स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। फिर 4th पॉइंट में हमने क्या पढ़ा कि कंटेम्परेनियस होना चाहिए। 5th पॉइंट में हमने क्या पढ़ा कि अगर थोड़ा सा भी फैब्रिकेशन हुआ तो वो फैक्ट रिलेवेंट नहीं कराता है। 6th में हमने बोला कि ओपिनियन की आवश्यकता नहीं है, हमें स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट चाहिए। फिर जब हमने 7th पॉइंट पढ़ा तो वहां पे हमने पढ़ा साइकोलॉजिकल फैक्ट के बारे में, वर्ड्स जो फिजिकल एक्ट को अकम्पनी करते हैं वो सब कुछ भी रेलेवेंट फैक्ट कहलाते हैं।
फिर जब हमने 7th पॉइंट पढ़ा तो वहाँ 8th पढ़ा तो वहाँ पे हमने बोला कि नरेशन पे फोकस नहीं करना, जो भी रिलेवेंट फैक्ट है वो दो। अगर आप पास्ट इवेंट को नरेट करते हैं, प्रीवियस अकरेंस को नरेट करते हैं किसी भी पर्टिकुलर इवेंट में, तो वो स्टेटमेंट रिलेवेंट फैक्ट नहीं कहलाएगा। 9th में हम लोगों ने टाइम प्लेस के रिगार्डिंग पढ़ा कि टाइम और प्लेस को लेकर कोई भी लिमिटेशंस इम्पोज नहीं किए गए हैं। और 10th में हम लोगों ने हियर से एविडेंस के बारे में पढ़ा कि रेस गेस्टे का जो एक्सेप्शन, रेस गेस्टे एक्सेप्शन है किसका, हियर से एविडेंस का, मतलब हियर से एविडेंस को भी हम रेस गेस्टे में एक्सेप्ट करते हैं। इसके रिगार्डिंग 2 केसेस हैं, अभी हम लोग देखेंगे। और लास्ट था कि जो भी एविडेंसेस, जो भी स्टेटमेंट्स आपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान दिया है पुलिस ऑफिसर को, उन स्टेटमेंट्स को हम क्या नहीं मानते, हम उन स्टेटमेंट्स को रेलेवेंट फैक्ट नहीं मानते हैं। अब तो डॉक्ट्राइन ऑफ रेस गेस्टे पे जो सबसे पहला केस आता है उसका नाम है आर वर्सेस बीडिंगफील्ड। जब हम इस केस को पढ़ते हैं तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ टाइम पे फोकस करते हुए जजमेंट को दिया गया था। इसमें हुआ क्या था, एक रूम से महिला बाहर निकलती है और वो बोलती है कि ये देखो हैरी ने मेरे साथ क्या किया। तो जब वो महिला बाहर निकलती तो उसकी गर्दन पे एक कट होता है। उसने जो स्टेटमेंट उस समय दिया उसको कोर्ट ने एडमिट करने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ना हम इसको डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पे एक्सेप्ट करेंगे और ना ही हम इसको रेस गेस्टे मानेंगे। ऐसा इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि उनका मानना था कि जो भी स्टेटमेंट आप दे रहे हैं वो स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, साइमल्टेनियसली आपको देना चाहिए था जब फिजिकल एक्ट अकर हो रहा था। फिजिकल एक्ट होने के बाद अगर आप देते हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ पे बहुत सारे फैब्रिकेशन के चांसेस हैं। तो कोर्ट ने जो भी जजमेंट यहाँ पे दिया उसमें टाइम को वैल्यू देते हुए बोला कि हम इसे एडमिसिबल नहीं मानते हैं। तो ये केस कब का था, ये केस था 1879 का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट केस आता है जिसने इस केस में दिए गए जजमेंट को ओवर रूल किया। उस केस का नाम था आर वर्सेस एंड्रयूज। ये केस आता है 1987 में। ठीक है, इस केस में क्या बोला गया, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कहा कि देखो जो भी स्टेटमेंट डिसीज ने दिया था उसे अलाउ करना चाहिए, उसे एडमिट करना चाहिए, इवन दो देयर वाज अ टाइम ऑफ गैप। मतलब जब उसे चाकू से मारा गया उस समय से लेके जब उसने वो स्टेटमेंट दिया उसके बीच में काफ़ी टाइम गैप था, पर स्टिल उस स्टेटमेंट को आपको एडमिट करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि वो रेस गेस्टे का पार्ट था। ठीक है, ये हमारा सेकंड केस था। इसके बाद थर्ड आता है हमारे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, रैटन वर्सेस क्वीन का केस है 1971 का। एक महिला बहुत परेशानी में, मतलब बहुत परेशान थी, वो किसी चीज़ से ट्रबल्ड थी। उसने पुलिस ऑफिसर को कॉल किया और कॉल करने के बाद वो अपना एड्रेस बताती है। उसके बाद कॉल कट हो जाता है और जैसे पुलिस उसके घर पे पहुंचती है तो वहाँ पे वो देखते हैं कि महिला तो मर चुकी है। तो जो उसने कॉल किया था ना उसके तुरंत बाद उसकी डेथ हो गई। तो जो उसकी कॉल थी वो क्या है, जो कॉल के दौरान बात हुआ, जो भी उसने किया होगा, जो भी किया, दैट कॉल वॉज रेफर्ड एज अ रेलेवेंट फैक्ट। ठीक है, तो ये रैटन वर्सेस क्वीन था 1971। उसके बाद हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट केस आता है, सनवल दास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। सनवल दास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये 1974 का केस है। यहाँ पे भी बोला गया था कि जो भी आपका रिस्पॉन्स होना चाहिए, जो भी स्टेटमेंट होना चाहिए वो स्पॉन्टेनियस होना चाहिए सबसे पहली बात, और इमीडिएट होना चाहिए। तो इसमें क्या हुआ था, ए ने क्या किया, बी को मारने के लिए, मतलब उसको असॉल्ट कर रहा था, नाइफ निकाला। तो जो भी वहाँ पे लोग खड़े थे ना वो लोग देखने के बाद चिल्लाने लगे, अरे ए बी को मार रहा है। तो ये जो रिएक्शन है ना, ये कैसा रिएक्शन है, ये स्पॉन्टेनियस और इमीडिएट है। तो ये पार्ट तो बनेगा सेम ट्रांजैक्शन का। तो ये जो भी फैक्ट उन्होंने बोला वो सब कुछ सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट बनेगा, सनवल दास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसके बाद एक और केस आया था जिसका नाम है भैरव सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। भैरव सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, ये केस था 2009 का। इस केस में क्या हुआ, इस केस में एम्फेसाइज किया गया था रेस गेस्टे के प्रिंसिपल पे और बोला गया कि जो भी रिस्पॉन्स आप लोग देंगे वो स्पॉन्टेनियस होने चाहिए, अनप्लान्ड होने चाहिए, फैब्रिकेशन उसमें बिल्कुल भी ना हो, और वो मेन इवेंट से, मेन ट्रांजैक्शन से लिंक्ड होना चाहिए। तो हमने 5 केसेस देखे। पहला केस आर वर्सेस बेडिंगफील्ड का देखा, जहाँ पे टाइम को वैल्यू करते हुए डाइंग डिक्लेरेशन और रेस गेस्टे में महिला के द्वारा, डिसीज के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट को एडमिट नहीं किया गया था। फिर उस जजमेंट को ओवर रूल किया गया आर वर्सेस एंड्रयू में 1987 में। बोला गया कि नहीं, वो पार्ट था सेम ट्रांजैक्शन का और उसे एडमिट करना चाहिए था, इवन दो देयर वाज अ गैप बिटवीन दी
अकरेंस एंड दी स्टेटमेंट। इसके बाद रैटन वर्सेस क्वीन का केस आता है, जहां पे पुलिस को कॉल गई थी। कॉल कट होने के बाद जब वो एड्रेस पे पहुंचती है तो देखती है कि महिला की डेथ हो गई थी, तो वो भी एक रेलेवेंट फैक्ट था। फिर सनवल दास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में बोला गया कि जो भी आप स्टेटमेंट देंगे वो स्पॉन्टेनियस और इमीडिएट होना चाहिए। जैसे ए ने बी के साथ असॉल्ट किया और नाइफ निकाला, और जैसे वो नाइफ निकालता है वैसे सब चिल्लाना शुरू करते हैं कि ए बी को मार रहा है। तो ये जो रिएक्शन है वो कैसा हो गया, ये स्पॉन्टेनियस हो गया, या हम इसको इमीडिएट कह सकते हैं। तो ऐसा ही स्टेटमेंट अगर होगा तो वो रेलेवेंट फैक्ट कंसीडर किया जाएगा। लास्ट केस है हमारा भैरव सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, जहां पे बोला गया कि रेस्ट गेस्टे के प्रिंसिपल को एम्फेसाइज करते हुए कहा गया कि आपका जो भी रिस्पॉन्स होना चाहिए, जो भी स्टेटमेंट होना चाहिए, वो स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, अनप्लान्ड होना चाहिए, उसमें कोई भी फैब्रिकेशन नहीं होना चाहिए, और वो मेन ट्रांजैक्शन से लिंक्ड होना चाहिए। तो आशा करती हूँ आज जो हम टॉपिक डील कर रहे थे इसमें आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी और ये पूरा का पूरा रेस्ट गेस्टे का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर क्लास पसंद आई हो, कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें और मेरे वीडियोस को, मेरे प्लेलिस्ट को विजिट करते रहें। जो भी वीडियोस आपको पसंद आती है उस पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। हैव अ गुड डे।